अब तक हमने देखा कि इस टूटी हुई दुनिया में जिंदा रहना कितना मुश्किल है, लेकिन अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली है। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे एम्बर्स एड इन्फिनिटम के चैप्टर 8 से चैप्टर 11। यहीं से कहानी सिर्फ सर्वाइवल तक सीमित नहीं रहती, बल्कि टेंशन, मिस्ट्री और साइकोलॉजिकल प्रेशर तेजी से बढ़ने लगते हैं। इन अध्यायों में मिशन की सीरियसनेस और ज्यादा साफ होती है, टीम के बीच ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन की असली परीक्षा होती है, आउटर वर्ल्ड के डेंजर्स और अनप्रिडिक्टेबल बनते हैं और ये एहसास होता है कि इस दुनिया में हर कदम सोच समझकर उठाना जरूरी है। चैप्टर 8-11 हमें दिखाते हैं कि पोस्ट एपोकलिप्टिक दुनिया में सिर्फ शरीर में ही दिमाग और फैसले भी सर्वाइव करने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं एम्बर्स एड इन्फिनिटम चैप्टर 8 से चैप्टर 11 का पूरा एक्सप्लेनेशन। हमें बच्चे को दूध पिलाने के बाद हर बार 20 से 30 मिनट तक सीधा रखना चाहिए। हमें बच्चे को बहुत ज्यादा भूखा होने से पहले ही दूध पिला देना चाहिए। रंजी की प्रवचन देने वाली आवाज कमरे में धीरे से गूंज रही थी। शेंदू और बाकी सब बहुत गंभीरता से सुन रहे थे। समय समय पर वे अपने साथ लाए हुए कागज और पेन निकालते और उन बातों को लिख लेते जो उन्हें जरूरी लगती थी। शांगजियान्यो अपनी पहली वाली मुद्रा में ही रहा और उसका ध्यान रंजे पर लगा था, लेकिन उसकी आंखों की चमक खोई हुई सी लग रही थी। 20 से 30 मिनट के बाद रंजे रुकी और सबकी ओर देखा। आज के लिए बस इतना ही। ये सब भगवान की शिक्षाएं हैं। आपकी दया की जय हो। इससे पहले कि शेंदू और बाकी कुछ बोलते, शांगजियान्यो ने पहले ही अपने हाथ फैला लिए थे और एक बच्चे को झुलाने की नकल करने लगा था। वो बहुत उत्साही लग रहा था। बाकी लोग 2 सेकंड के लिए दंग रह गए, लेकिन आखिरकार उन्होंने भी शांगजियान्यो की नकल की। उन्होंने अपने हाथ उठाए, अपनी कोहनियां मोड़ी और धीरे से झुलाने लगे। आपकी दया की जय हो। रंजे का मुंह खुला रह गया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपनी कलाई पर बंधी पुरानी इलेक्ट्रॉनिक वॉच को देखा और कहा, काफी देर हो रही है, हमें गली की लाइटें जलने से पहले अपने घरों को लौटना होगा। अगला आखिरी हिस्सा है होली कम्युनियन। ऐसा कहकर वो ली के साथ अंदर वाले कमरे में चली गईं। 1 मिनट से भी कम समय में वे एक के बाद एक बाहर आईं। एक के हाथ में तरह तरह के बर्तन थी, छोटे कटोरे, बड़े कटोरे, प्लास्टिक लंच बॉक्सेस और पोर्सलेन के चम्मच। दूसरे के हाथ में एक बड़ा बेलनाकार डिब्बा था जो काली चीजों से भरा हुआ था। तिल और चीनी की तेज खुशबू शांगजियान्यो की नाक में भर गई, जिससे उसने ना चाहते हुए भी अपना दाहिना हाथ उठाया और अपने मुंह का कोना पहुंचा। ये तिल और चीनी की महक थी। इसी तरह की चीजें जिनमें साधारण मिठाइयां भी शामिल थी। उनकी कीमत 60 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स पर पाउंड थी, जो उन्हें मांस से भी ज्यादा महंगा बनाती थी। जहां तक हाई एंड गुड्स की बात है, उनकी कीमत लगभग 720 पॉइंट्स पर पाउंड थी। शांगजियान्यो के हूज के नाश्ते की कीमत केवल 8 से 10 पॉइंट्स थी। जल्द ही ली ने सबको बर्तन बांट दिए। रंजे ने एक हाथ में पारदर्शी प्लास्टिक कंटेनर पकड़ा था और दूसरे में एक बड़ा चम्मच। वो काले खाने को लोगों के कटोरों और लंच बॉक्सेस में निकाल रही थी। हर व्यक्ति को 1 चम्मच खाना मिला। वो जिसे भी खाना देती उससे कहती, ये आज का होली कम्युनियन है, ब्लैक सेसमी पेस्ट। जिन्हें होली कम्युनियन मिला उन्होंने गंभीरता से जवाब दिया, आपकी दया की जय हो। इस सभा के एक नए सदस्य के रूप में रंजे और ली को छोड़कर शांगजियान्यो इसे पाने वाला आखिरी व्यक्ति था। उसे एक बड़ा चम्मच भरकर मिला, जिससे उसके हाथ में मौजूद छोटा कटोरा लगभग भर गया। ये आज का होली कम्युनियन है, ब्लैक सेसमी पेस्ट। रंजे ने हमेशा की तरह कहा। शांगजियान्यो ने ईमानदारी से जवाब दिया, आपकी दया की जय हो। रंजे जो होली कम्युनियन बांट रही थी एक हद तक आर्बिटर ऑफ फेट का ही रूप थी, इसलिए आपकी शब्द आर्बिटर ऑफ फेट के लिए था, न कि रंजे के लिए। ली ने शांगजियान्यो के चेहरे के बदलते भावों को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम भावुक हो गए हो? हाँ। शांगजियान्यो ने एक हाथ से कटोरा उठाया और दूसरे से अपने मुंह का कोना पोंछा। रंजे और ली ने और कुछ नहीं कहा। वे बिस्तर के पास लौटी और बचा हुआ ब्लैक सेसमी पेस्ट आपस में बांट लिया। उन्होंने अपने सिर झुकाए और दबी आवाज में कहा, आपकी दया की जय हो। बाकी सबने भी जवाब दिया और होली कम्युनियन का आनंद लेने लगे। होली कम्युनियन ऐसा लग रहा था जैसे पहले ही तैयार किया गया हो। ये थोड़ा ठंडा था, लेकिन इससे इसके स्वाद पर कोई असर नहीं पड़ा। ये गाढ़ा, मीठा और इसमें तिल का अनोखा स्वाद था। शांगजियान्यो ने सावधानी से एक निवाला लेने के बाद थोड़ा इंतजार किया और फिर वो तेजी से और बार बार चम्मच अपने मुंह में डालने लगा। टन टन टन। उसने कटोरे की दीवारों पर चिपके हुए पेस्ट को भी बेकार नहीं जाने दिया। उसने उन्हें खुरचकर साफ कर दिया। खाना खत्म करने के बाद उसने आसपास देखा और अपने हाथ के पिछले हिस्से से अपना मुंह पोंछा। होली कम्युनियन खत्म होने के बाद सबने आर्बिटर ऑफ फेट की तारीफ की, जो दिसंबर की कमान संभालती है, और ली और रंजे को बर्तन वापस करने के लिए लाइन में लग गए। शांगजियान्यो की बारी आई तो ली ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हारी पहली सभा के बारे में क्या विचार है? शांगजियान्यो ने गंभीरता से जवाब दिया, स्वादिष्ट। ली के चेहरे के भाव जम गए और उन्होंने पूछा, हमारे लिए तुम्हारे क्या सुझाव है? हिचकिचाने की कोई जरूरत नहीं है। जब से तुम इस सभा में शामिल हुए हो, हम सब एक परिवार है। परिवार के सदस्यों के बीच ऐसी कोई बात नहीं है जो न कही जा सके। शांगजियान्यो ने एक पल के लिए सोचा और कहा, होली कम्युनियन और ज्यादा होना चाहिए, इसके अलावा कुछ और? ली किसी तरह मुस्कुरा पाई। शांगजियान्यो की आंखें झपकी और उसने कहा, दांत पहले ही साफ कर लेने चाहिए। ली अपनी खांसी नहीं रोक पाई। अब हर कोई जा सकता है। शांगजियान्यो, कृपया तुम रुक जाओ, गाइड को उससे कुछ कहना है। शेंदू और बाकी सब एक एक करके चले गए। ली और उनके पति बर्तन लेकर अंदर वाले कमरे में चले गए। रंजे शांगजियान्यो के पास आई और एक कोमल मुस्कान के साथ बोली, तुम अभी अभी सभा में शामिल हुए हो, इसलिए तुम्हें प्रार्थनाओं से जुड़ी जानकारी जल्द से जल्द समझनी होगी। चिंता मत करो, ये सब बहुत आसान है। हमारी देवी आर्बिटर ऑफ फेट
फेट समय को नियंत्रित करने वाली एक असली देवता है, इसलिए उन्हें इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। यहाँ कोई दिखावे या फालतू रूल्स नहीं है। शांग जियान्यो ने अपना सिर हिलाया, ये दिखाते हुए कि वो सुन रहा है। रंजी की आवाज धीमी हुई और उन्होंने कहा, हमारा प्रार्थना का कोई तय समय नहीं है, लेकिन हम अक्सर सुबह जागने के समय को चुनते हैं। हम आर्बिटर ऑफ फेट को हमें जिंदा रखने के लिए धन्यवाद देते हैं। हम बच्चों के जन्म और मृत्यु की विदाई को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, इसलिए हमारे पारंपरिक अनुष्ठान या धार्मिक संस्कार आमतौर पर प्रवचन की तरह होते हैं। जब कोई नवजात बच्चा 1 महीने का होता है या जब मृतकों को दफनाया जाता है, समय तय नहीं है। खैर, आर्बिटर ऑफ फेट के आगमन का स्वागत करने के लिए 1 दिसंबर को एक बड़ा समारोह होता है। दिसंबर के आखिरी दिन एक बड़ा समारोह ये प्रार्थना करने के लिए होता है कि हमारी देवी नए संसार का दरवाजा खोले। तुमने सलाम करना पहले ही सीख लिया है। ये एक बच्चे को गोद में लेकर धीरे से झुलाने की नकल करना है। इससे जुड़ी भाषा मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बटी है। जब मौत और विदाई की बात हो तो कहें अंत आर्बिटर ऑफ फेट का होगा। जब जीवन की महानता या हमारी देवी की दया की बात हो तो आपकी दया की जय हो का इस्तेमाल करें। जब नए जीवन की बात हो तो कहें नवजात बच्चे सूरज के समान है या जीवन सबसे जरूरी है। बस इतना ही है। जहाँ तक होली कम्युनियन की बात है, ये हर बार अलग होता है। ये ब्लैक सेसमी पेस्ट हो सकता है, ये दूध, फलों का रस, सोया दूध, मांस का सूप, सब्जी का सूप या दही भी हो सकता है। हाँ, क्या तुम्हें इसमें कुछ एक जैसा दिखा? शांग जियान्यो ने थोड़ा सोचा और कहा, ये सभी स्वादिष्ट है। अंडरस्कोर रंजे की मुस्कुराहट बनी रही और उन्होंने कहा, ये सभी तरल या उसके जैसे खाने हैं। तरल खाना नवजात शिशुओं और मरने वाले लोगों के लिए मुख्य आहार होता है। शांग जियान्यो के बोलने का इंतजार किए बिना रंजे ने दरवाजे की ओर इशारा किया। ठीक है, अब तुम वापस जा सकते हो। शांग जियान्यो ने पीछे मुड़कर देखा और आगे कदम नहीं बढ़ाया। इसके बजाय उसने पूछा, आंटी रंजे, कुल कितने कैलेंडेरिया हैं? जब एक आम इंसान कैलेंडेरिया की परिभाषा समझता है तो वो यकीनन सोचेगा कि 12 है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुल 13 कैलेंडेरिया है। उनमें से एक वो कैलेंडेरिया है जो अधिक मास यानी लीप महीने वाले साल का प्रतिनिधित्व करता है। हाँ, जब अधिक मास लागू नहीं होता तो वो पूरे साल का प्रतिनिधित्व करता है। उनका नाम क्या है? शांग जियान्यो ने जोर देते हुए पूछा। रंजे ने अपना सिर हिलाया। मुझे भी पक्का पता नहीं है। हम आर्बिटर ऑफ फेट में विश्वास रखते हैं, इसलिए हमें दूसरे कैलेंडेरियम को समझने की जरूरत नहीं है। शांग जियान्यो ने और कोई सवाल नहीं पूछा। वो जोन ए रूम 35 से बाहर निकलने के लिए मुड़ा। शांग जियान्यो ने फ्लैशलाइट की मदद से जोन बी रूम 196 में लौटने के लिए उसी रास्ते से गुजरा। हर बार जब वो किसी चौराहे के करीब पहुंचता तो वो शेंदू की तरह ही फ्लैशलाइट बंद कर देता और दीवार से चिपक कर चलता। घर लौटने पर शांग जियान्यो ने सिंक की ओर बढ़े और टूथपेस्ट उठाया, जो इतना पतला हो गया था कि उसमें बस एक पतली परत ही बची थी। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार उसने टूथब्रश पर थोड़ा सा टूथपेस्ट निकाला, जिसके बाल बहुत कम थे। पूरी गंभीरता से अपने दांत ब्रश करने और मुंह धोने के बाद शांग जियान्यो ने देखा कि छत पर अभी भी अंधेरा था, इसलिए वो लकड़ी की मेज के पास बैठ गया, कुर्सी के पीछे की ओर टिक गया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपना हाथ उठाया और अपनी कनपटियों को मला और फिर हाथ नीचे कर लिया। उस तारों वाले चौड़े हॉल में शांग जियान्यो की आकृति दिखाई दी। उसने पहले पास की ठंडी काली मेटल दीवार को देखा और फिर अपना सिर उठाकर आसमान की ओर देखा। रोशनी के अनगिनत चमकते हुए बिंदु उन स्टार्स की तरह थे जिनका जिक्र किताबों में था। उन्होंने एक के बाद एक कई स्टार सिस्टम्स बनाए थे और कई स्टार सिस्टम्स मिलकर कई गैलेक्सीज बना रहे थे। इन गैलेक्सीज के बीच में सीमाएं थी, लेकिन वो बहुत साफ नहीं थी। शांग जियान्यो पहले ही गिन चुका था कि यहाँ कितनी मिल्की वेज थी। अब उसने फिर से गिनना शुरू किया। 1, 2, 3, 11, 12, 13। वो शांत हो गया और उसकी आकृति धीरे धीरे धुंधली हो गई और वो उस हॉल में ओझल हो गया जिसमें स्टार्स समाये हुए थे। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद शांग जियान्यो ने देखा कि खिड़की के बाहर का इलाका तुरंत चमक उठा। गली की लाइटें साथ जल उठी। इस अंडरग्राउंड बिल्डिंग में सवेरा हो गया था। वही भारी गहरे हरे रंग के कॉटन कोट पहने शांग जियान्यो ने अपना प्लास्टिक लंच बॉक्स उठाया और जोन सी की ओर चल दिया। उसकी मंजिल थी सप्लाईज एलोकेशन मार्केट। वहां जाते समय उसकी मुलाकात लॉन्ग यूथरन से हुई। ये साफ था कि लॉन्ग यूथरन जल्दी जाग गया था और उसे सार्वजनिक शौचालय इस्तेमाल करने के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ा था। नौकरी के बंटवारे के नतीजे आज जारी होने वाले हैं। लॉन्ग यूथरन जानबूझकर इस रास्ते पर लुका था ताकि वो शांग जियान्यो के साथ अपनी घबराहट बांट सके। सही बात है। शांग जियान्यो ने आगे देखा और कमरे के दरवाजे पर एक महिला को एक बच्चे को लेकर कुछ करते देखा। उसके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज के बारे में सोच रहा हो, लेकिन उसमें थोड़ी उलझन भी थी। लॉन्ग यूथरन ने उसकी तरफ एक नजर डाली और चलते चलते पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुमने कल रात कोई बुरा सपना देखा था? शांग जियान्यो 2 सेकंड के लिए चुप रहा और फिर बोला, मैं जिंदगी पर शक कर रहा हूँ। लॉन्ग यू होंग को शांग जियान्यो का जवाब समझ नहीं आया, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वे दोनों बातें करते हुए साथ में सप्लाईज एलोकेशन मार्केट की ओर चल दिए। जब स्टाफ कैफेटेरिया खुला तो उनमें से हर एक ने 8 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स, 1 उबले हुए अंडे, 2 मिक्स्ड ग्रेन बन्स और 1 प्लेट अचार पर खर्च किए। नाश्ते के बाद शांग जियान्यो और लॉन्ग यू होंग अपने लंच बॉक्सेस रेक सेंटर में ले आए। वे हॉल के एक कोने में बैठ गए और जॉब एलोकेशन के नतीजों के निकलने का इंतजार करने लगे। उस समय रेक सेंटर खाली था, सिवाय वहां काम करने वाले एम्प्लॉइज के, जो चेनशियान यू के
की निगरानी में सफाई करने और चीजों को इधर उधर करने में व्यस्त थे। सुबह कसरत और बातें करने वाले बुजुर्ग अब वहां नहीं थे। वे या तो छोटे बच्चों को स्कूल छोड़ने गए थे या सीधे अपने काम पर चले गए थे। कंपनी का नियम था कि जो लोग 60 साल के हो गए थे उन्हें किसी हल्के काम पर भेजा जा सकता था या उनके काम का बोझ आधा किया जा सकता था। केवल 75 साल की उम्र होने पर ही उन्हें काम करने की जरूरत नहीं थी। तब उन्हें उनके एम्प्लॉय रैंक के हिसाब से महीने की पेंशन मिल सकती थी। हालांकि बहुत कम रिटायर्ड एम्प्लॉयज 75 साल की उम्र में अपनी मर्जी से रेक सेंटर आ पाते थे। चूंकि पुरानी पीढ़ियों के लिए जेनेटिक एनहांसमेंट इतना आम नहीं था, इसलिए बिना पर्याप्त संसाधनों और पोषण के बहुत कम लोग 75 साल की उम्र तक जिंदा रह पाते थे। लॉन्ग यू होंग ने एक गहरी सांस ली और बात करने की कोशिश की। मैं कल अपनी माँ के साथ काम करने वाली एक लड़की से मिला था। वो अभी 18 साल की हुई है। वो एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट के तहत रेडियो स्टेशन में काम करती है। वो लगभग 1.7 मीटर लंबी है और बहुत सुंदर है। क्या तुम्हें लगता है कि वो मुझे पसंद कर सकती है? जेनेटिक एनहांसमेंट के बाद भी मैं केवल 1.75 मीटर लंबा हूँ। मेरी शक्ल एवरेज है और मेरे ग्रेड्स भी एवरेज ही हैं। मुझे किसी भी डिपार्टमेंट ने पहले से नहीं चुना था। शांग जियान याओ की दाहिनी भौं थोड़ी फड़की। उसका नाम क्या है? फंग यूनिंग। वो होई को नहीं जानती। वे एक ही टीम में नहीं है। लॉन्ग यू होंग ने सोचा कि शांग जियान याओ होई की स्थिति के बारे में पूछना चाहता था। आखिर कंपनी के बहुत से एम्प्लॉयज इस ब्रॉडकास्टर के वफादार सुनने वाले थे। शांग जियान याओ निराश नहीं दिखा और पूछता रहा, वो कौन सी फ्लोर और जोन में रहती है? उसका यूनिट नंबर क्या है? तुम ये क्यों पूछ रहे हो? लॉन्ग यू होंग हैरान और उलझन में था। शांग जियान याओ ने उसकी ओर देखा और कहा, मैं जाकर उससे पूछूंगा कि क्या मुमकिन है कि वो तुम्हें पसंद करती है। ये लॉन्ग यू होंग चाहे कितना भी अनुभवहीन क्यों ना हो, उसे पता था कि इससे केवल काम खराब होगा। हाँ, मजाक बंद करो। उसने इस विषय को आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं की। तुम किस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो? सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, शांग जियान याओ ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। लॉन्ग यू होंग का गला लगभग बैठ गया। क्या तुम पागल हो? वो बहुत खतरनाक है। ये मत सोचो कि मील अलाउंस मिलना एक अच्छी बात है। तुम फिर से मजाक कर रहे हो। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट कंपनी के सभी डिपार्टमेंट्स में सबसे कम सुरक्षित था। वहां काम करने वालों की सालाना मौत की दर बाकी सभी डिपार्टमेंट्स को मिलाकर भी कई गुना ज्यादा थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे कई एक्सपीडिशंस के लिए जिम्मेदार थे। उनके कामों में जंगल के रास्ते भारी मात्रा में सामान पहुंचाना, उन लोगों या राक्षसों से लड़ना जिन्होंने उनके इलाके में घुसपैठ की हो, अंडरग्राउंड बिल्डिंग के अलावा बाहरी चौकियों की रखवाली करना, ओल्ड वर्ल्ड के खंडहरों को जानने के लिए जंगल में गहराई तक जाना और संबंधित प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए साइंटिफिक टीम की रक्षा करना शामिल था। हालांकि उनके काम केवल इन्हीं चीजों तक सीमित नहीं थे। इसका नतीजा ये होता था कि सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज अक्सर प्रदूषण, बीमारी, राक्षसों, हार्टलेस डिजीज और गोलियों से सामना करते थे। कुछ घायल हो जाते थे, बीमार हो जाते थे, उनमें कुछ गड़बड़ी आ जाती थी या उनकी मौत भी हो जाती थी। ये तय ही था। जहां लॉन्ग यू होंग शांग जियान याओ के जवाब से हैरान था, वहीं मेंग शिया और बाकी लोग एक एक करके रेक सेंटर में दाखिल हुए। फिर वे अपनी जान पहचान के हिसाब से अलग अलग जगहों पर बैठ गए। यांग जनवरन के शांग जियान याओ और लॉन्ग यू होंग के साथ अच्छे संबंध थे। वे एक ही फ्लोर पर रहते थे, एक ही यूनिवर्सिटी में गए थे और एक ही विषय में पढ़ाई की थी। इसलिए उन्होंने आसपास देखने के बाद उन दोनों की ओर कदम बढ़ाए। अरे तुम इतने बुझे हुए क्यों लग रहे हो? क्या तुमने नाश्ता नहीं किया? लॉन्ग यू होंग ने चिंता के साथ पूछा जब उसने यांग जनवरन को आते देखा। यांग जनवरन का चेहरा लाल हो गया। मैंने खा लिया है, मैं बस थोड़ा थका हुआ हूँ। तुम थके हुए क्यों हो? लॉन्ग यू होंग उलझन में था। यांग जनवरन को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे समझाए। वो शांग जियान याओ की तरफ मुड़ा और आह भरी। मुझे कभी नहीं पता था कि शादी इतनी थका देने वाली चीज है। हालांकि ये फिर भी काफी अच्छा है। तुम लोगों को जल्द से जल्द एक पार्टनर ढूंढ लेना चाहिए। जैसे ही वो बोला, उसके चेहरे पर अनजाने में ही एक मुस्कुराहट आ गई। लॉन्ग यू होंग को लगा कि वो समझ गया है और उसने आगे कुछ नहीं पूछा। उसने पहले वाली बात जारी रखी। यांग जनवरन, शांग जियान याओ ने अभी मजाक किया कि वो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में जाना चाहता है। यांग जनवरन ने गंभीरता से सोचा, अगर मैं खुद को सिर्फ आंतरिक सेवा तक सीमित रख सकूं तो मैं भी वहां काम करना चाहूंगा। वहां सुविधाएं सच में बहुत अच्छी हैं। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज की तनख्वाह बाकी डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज से अलग नहीं थी। वे सभी कंपनी के नियमों का पालन करते थे। हालांकि चूंकि उन्हें कड़ी ट्रेनिंग की जरूरत होती थी, इसलिए वे हर दिन मांस खा सकते थे। ट्रेनिंग के दिनों और ड्यूटी के दिनों में वे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के खास कैंटीन में खाना खाते थे। खाने की कीमत कम थी और मात्रा काफी ज्यादा थी। आमतौर पर उन्हें मील अलाउंस भी मिलता था। ये बहुत से एम्प्लॉयज के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण था। क्या ये जाहिर नहीं है? अगर कोई सच में खुद को सिर्फ आंतरिक सेवा तक सीमित रख सके तो हर कोई
वहाँ काम करना चाहेगा। खैर, मैनेजमेंट और उन रिसर्चर्स को छोड़कर लॉन्ग यू होंग ने तिरस्कार से कहा, बदकिस्मती से सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की आंतरिक और बाहरी पोस्ट बारी बारी से बदलती रहती हैं। जब तक कि कोई बिग बॉस का पर्सनल गार्ड न बन जाए, सीधे मैनेजमेंट के तहत काम करने वाली किसी ऑपरेशन टीम का हिस्सा न बन जाए या किसी जरूरी प्रोजेक्ट की सुरक्षा टीम में न हो। शांग जियान याओ, जो अब तक शांत था, अचानक बोला, मुझे एक फील्ड एजेंट की पोस्ट चाहिए। तुम पागल हो क्या? लॉन्ग यू होंग ने शांग जियान याओ के सामने अपना हाथ हिलाया। क्या तुम्हें पता है कि बाहर कितना खतरा है? सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में बहुत से एम्प्लॉइज थे, इसलिए वे हर किसी को जानते थे। वे ऐशलैंड्स की स्थिति जानते थे, इसलिए उन्हें पता था कि बाहर व्यवस्था से ज्यादा अफरा तफरी है। कंपनी के अंदर का माहौल तुलनात्मक रूप से शांत और व्यवस्थित था। बुनियादी सामान देने की इसकी क्षमता इसे स्वर्ग जैसा बनाती थी। यही वजह थी कि बहुत से लोग सच में इस डिपार्टमेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। भले ही सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में फील्ड एजेंट्स के लिए विशेष भत्ते थे और उन्हें ऐशलैंड से सामान घर लाने की छूट थी, बिना उन्हें जमा किए या नष्ट किए। सबको सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स संबंधित कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर बहुत उदार था। बहुत से लोग अपनी आम नौकरियों में पूरी जिंदगी केवल D3 तक पहुंच पाते थे और सीनियर कर्मचारी नहीं बन पाते थे। हालांकि सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का स्टाफ 1 साल या 6 महीने में D4 तक पहुंच सकता था। साथ ही वे सभी जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से रिटायर होकर सामान्य नौकरियों में जाते थे, उन्हें एक पद ऊपर बढ़ा दिया जाता था। यांग ज़नवरन शांग जियान याओ को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसने बहस नहीं की और केवल कुछ सच बताए। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज आमतौर पर उन शादीशुदा लोगों में से चुने जाते हैं जिनके बच्चे हों। ऐसे किसी व्यक्ति को ढूंढना बहुत मुश्किल है जिसकी अभी अभी जोड़ी बनी हो या जिसकी शादी न हुई हो। ये सच है, लॉन्ग यू होंग ने मुस्कुराते हुए कहा और सिर हिलाया। फिर उसने शांग जियान याओ की तरफ देखा और कहा, तुम फील्ड एजेंट क्यों बनना चाहते हो? पूरी मानवता को बचाने के लिए, शांग जियान याओ ने बिना अपने चेहरे के भाव बदले कहा। लॉन्ग यू होंग और यांग ज़नवरन का थूक एक साथ उनके गले में अटक गया। उसी पल काली वर्दी पहने 2 लोग बाहर से अंदर आए और उन्होंने रेक सेंटर के PIC चेन शियान याओ को एक सील्ड कागज का लिफाफा थमाया। लॉन्ग यू होंग, यांग ज़नवरन और मेंगशिया एक साथ खड़े हो गए और अपनी सांसें रोक लीं। उस कागज के लिफाफे में जॉब एलोकेशन के नतीजे थे। सेंट्रल मैरिज अनाउंसमेंट के पब्लिक अनाउंसमेंट की जरूरत के मुकाबले जॉब एलोकेशन के नतीजे रेलेवेंट व्यक्ति को लेटर के रूप में दिए जाते थे। पूरी प्रोसेस के दौरान किसी और को नतीजों का पता नहीं चलता था। ये पक्का करने के बाद कि कागज का लिफाफा भटा हुआ नहीं था, बोर्ड के 2 कर्मचारियों ने साइन किए और नतीजे सौंप दिए। फिर वे वितरण की प्रक्रिया की निगरानी के लिए चेन शियान याओ की तरफ हट गए। ये बहुत जल्दी था, लगता है कि हम पहले ग्रुप है। मुझे हैरानी है कि मुझे कैसी नौकरी मिलेगी। लॉन्ग यू होंग अपनी घबराहट में बोले बिना नहीं रह सका। शांग जियान याओ ने उसकी ओर देखा और कहा, पहले ये मान लो कि तुम सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में शामिल हो गए हो। इस तरह नतीजा चाहे जो भी हो, वो इससे बुरा नहीं होगा। ये बात सही है। लॉन्ग यू होंग के पास शांग जियान याओ के सुझाव को मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। जब चेन शियान याओ ने सबको कागज का लिफाफा दिखाया तो उन्होंने उसे खोला और लिफाफों का एक ढेर निकाला और फिर हर पत्र पर लिखा नाम पढ़ा। चंग शाओमिन। एक लड़की ऊपर गई, पत्र लिया और लिफाफा खोलने के लिए जल्दी से एक तरफ चली गई। यांग ज़नवरन, अद्रु मेंगशिया, अद्रु लॉन्ग यू होंग, अद्रु शांग जियान याओ। नाम एक एक करके पढ़े गए। एक एक करके लोग ऊपर गए और वो लिफाफा लिया जो उनकी किस्मत तय करने वाला था। उन्होंने अपने नतीजे दूसरों से छिपाने की कोशिश नहीं की, इसके बजाय उन्होंने रेक सेंटर में ही लिफाफा खोल दिया और अंदर का पत्र निकाल लिया। लॉन्ग यू होंग चेन शियान याओ की थोड़ी ही दूरी पर खड़ा था। कागज खोलते समय उसके हाथ कांप रहे थे। लॉन्ग यू होंग, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड नंबर 025110136768, कृपया दोपहर से पहले 647वीं फ्लोर के रूम 14 में रिपोर्ट करें। 647वीं फ्लोर। लॉन्ग यू होंग का दिमाग सुन्न हो गया और उसके हाथ से पत्र जमीन पर गिर गया। उसने जल्दी से उसे फिर से उठाया और कई बार पढ़ा, ये उम्मीद करते हुए कि उसने उसे गलत पढ़ा हो। बदकिस्मती से उसने गलत नहीं पढ़ा था। मैं तो गया, मैं तो गया, वो खुद से बुदबुदाया। उसका चेहरा सफेद हो गया। थप्पड़। शांग जियान याओ ने लॉन्ग यू होंग का कंधा थपथपाया। लॉन्ग यू होंग धीरे से मुड़ा। उसकी आंखें बेजान थीं। मैं तो गया, मैं तो गया। एक चमकती मुस्कुराहट के साथ शांग जियान याओ ने कहा, मुझे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट दिया गया है। हैं? लॉन्ग यू होंग अपने डरावने सपने से बाहर आया और उसने शांग जियान याओ का पत्र झपट लिया। उसने जल्दी से उसे स्कैन किया और सामग्री पढ़ी। शांग जियान याओ, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड नंबर 025090083626, कृपया दोपहर से पहले 647वीं फ्लोर के रूम 14 में रिपोर्ट करें। हम एक ही जगह होंगे। लॉन्ग यू होंग थोड़ा शांत हुआ। शांग जियान याओ मुस्कुराया और जवाब दिया, ऐसा ही लगता है। हम इतने बदकिस्मत क्यों हैं? ये जानने के बाद कि उसका एक साथी भी है, लॉन्ग यू होंग अब निराश और दुखी नहीं था। शांग जियान याओ ने अपना सिर झुकाया और कहा, मैंने इसके लिए अप्लाई किया था। लॉन्ग यू होंग अवाक रह गया।
इस पल मेंगशा, यांग जेन्युआन, जोंग शाओमिन और बाकी सब ने अपने असाइनमेंट्स देख लिए थे। कुछ उत्साहित थे, कुछ खुश थे, कुछ निराश महसूस कर रहे थे और कुछ दुखी थे। हालांकि उनमें से किसी की भी प्रतिक्रिया लोंग यूहोंग जितनी तेज नहीं थी। तुम्हें कहाँ भेजा गया है? मैं 36th फ्लोर पर रिसर्च इंस्टीट्यूट में जा रहा हूँ। यांग जिनियन अपना पत्र लेकर पास आया। एक खिलती हुई मुस्कुराहट के साथ शैंग जियानियाओ ने जवाब दिया, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। पलक झपकते ही रेक सेंटर के हॉल में सन्नाटा छा गया। जो लोग दुखी और निराश थे वो पहले हैरान हुए और फिर उन्हें लगा कि उनका असाइनमेंट उतना बुरा भी नहीं था। ये देखकर लोंग यूहोंग अब वहां और नहीं रुकना चाहता था। उसने शैंग जियानियाओ को एक तरफ खींचा और दबी आवाज में बोला, चलो रिपोर्ट करने चलते हैं। अब बस यही कर सकते हैं। इस नतीजे का विरोध नहीं किया जा सकता था जब तक कि वो नहीं चाहता था कि उसके पूरे परिवार को कंपनी से निकाल दिया जाए। हालांकि जिनके पास कुछ संपर्क होते हैं, जो रिश्तों की मदद से चीज़ों को संभाल सकते हैं, उन्हें कोशिश करने से पहले रिपोर्ट करना पड़ता था। हालांकि जिनके पास ऐसे संपर्क होते थे, उन्होंने बहुत पहले से चुने गए रास्ते को अपना लिया होता है। शैंग जियानियाओ ने यांग जेन्युआन की तरफ हाथ हिलाया, अपना लंच बॉक्स उठाया और लोंग यूहोंग के साथ जोन सी के दूसरी तरफ चल दिया। वहाँ एक एलिवेटर था जो ऊपरी 5 मंजिलों की तरफ जाता था। लोंग यूहोंग थोड़ी देर तक खामोशी में शैंग जियानियाओ के पीछे चला। अचानक उसने अपने होंठ सिकोड़े और धीरे से कहा, कम से कम मैं असली आसमान तो देख पाऊंगा। चैप्टर 10 चोजन वन। लोंग वे होंग ने सोचा था कि शैंग जियानियाओ उसे तसल्ली देने के लिए कुछ शब्द कहेगा, लेकिन उसे हैरानी हुई कि उसने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय शैंग जियानियाओ सीधा आगे बढ़ गया, जैसे उसने उसे सुना ही न हो। लोंग वे होंग ने अपना मुंह खोला। वो अपनी बात दोहराना चाहता था, लेकिन आखिर में वो कुछ नहीं कह पाया। इसके बजाय उसने चुपचाप एक आह भरी। थोड़ी देर खामोशी में चलने के बाद वे जोन सी के एक कोने में चौथे एलिवेटर एरिया में पहुंचे। जब वे एलिवेटर के आने का इंतजार कर रहे थे, लोंग वे होंग को लगा कि वक्त बहुत धीरे गुजर रहा है। हर एक सेकंड बहुत भारी था। उसका दम घुट रहा था। आखिरकार बाईं तरफ वाले एलिवेटर के दरवाजे खुल गए। अंदर जाने के बाद शैंग जियानियाओ ने अपना इलेक्ट्रॉनिक कार्ड स्वाइप किया और 647 नंबर वाला बटन दबाया। दरवाज़ा बंद हो गया और एलिवेटर ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो नंबरों को बदलते देख रहा था, शैंग जियानियाओ अचानक एक गहरी आवाज़ में बोला, हर किसी का अपना एक कॉलिंग होता है। लोंग वे होंग 2 सेकंड के लिए सुन रह गया। फिर वो थोड़ा उदास होकर मुस्कुराया। मैं बस कंपनी में रहना चाहता हूँ, एक अच्छी पत्नी ढूंढना चाहता हूँ, 2 प्यारे बच्चे, एक लड़का और एक लड़की चाहता हूँ, और कोशिश करना चाहता हूँ कि उन्हें हफ्ते में 3 बार मांस मिल सके। उसकी आवाज़ धीरे धीरे नर्म होती गई, जैसे उसे एहसास हो गया हो कि ऐसा मकसद पूरा नहीं किया जा सकता। शैंग जियानियाओ ने और कुछ नहीं कहा। लोंग वे होंग को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उन दोनों ने अपना मुंह बंद रखा और अपनी जगह खड़े रहे। एलिवेटर में वक्त जैसे ठहर गया हो। पता नहीं कितनी देर बाद एलिवेटर 647 फ्लोर पर रुका। जैसे ही लोंग वे होंग बाहर निकला, उसने अपना सिर झुकाया और पूछा, शैंग जियानियाओ, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? मैं सोच रहा था कि मेरे लिए एक छोटा भाई और बहन होना कितना अच्छा है। मैं बस खोया हुआ था। शैंग जियानियाओ सीधा आगे देख रहा था। तुम्हारी सोच वाकई अच्छी है। लोंग वे होंग आह भरे बिना नहीं रह सका। आखिरकार मैंने खुद इस पोजीशन के लिए अप्लाई किया था। शैंग जियानियाओ ने दाईं तरफ देखा और दरवाजे का नंबर चेक किया। लोंग वे होंग के पास कहने के लिए कुछ नहीं था और वो रूम 14 को ढूंढने लगा। 495th फ्लोर के मुकाबले 647th फ्लोर कई गलियों में बटी नहीं थी। कमरे भी 2-3 मीटर की दूरी पर नहीं थे। ये जगह ट्रेनिंग ग्राउंड्स के चारों तरफ थी। कई बड़े कमरे ट्रेनिंग ग्राउंड्स को घेरे हुए थे। शैंग जियानियाओ और लोंग वे होंग थोड़ी देर में रूम 14 के बाहर पहुंच गए। दरवाजे पर कोई नेम प्लेट नहीं थी, इसलिए उन दोनों के पास ये अंदाजा लगाने का कोई रास्ता नहीं था कि ये सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की कौन सी टीम के अंदर आता है। लोंग वे होंग ने अपना मुंह खोला और एक गहरी सांस ली ताकि वो अपनी सोच को सही कर सके और अपनी किस्मत का सामना कर सके। इस पल शैंग जियानियाओ बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाया। उसने अपनी उंगली मोड़ी और दरवाजे पर दस्तक दी। खट खट खट। ये आवाज़ थोड़ी अचानक थी, जिसने लोंग वे होंग की गहरी सांस लेने में रुकावट डाली। वो बस शिकायत ही करने वाला था कि अंदर से एक महिला की थोड़ी भारी आवाज़ सुनाई दी। कृपया अंदर आ जाइए। शैंग जियानियाओ ने हैंडल घुमाया और दरवाज़ा धक्का देकर खोल दिया। लोंग वे होंग ने तुरंत अंदर नज़र डाली। उसकी नज़र पूरे कमरे में घूमी। ये कमरा उसके घर से कम 3 गुना बड़ा था। सबसे आखिर में एक डेस्क थी जिस पर भूरा और लाल रंग था और 2 बड़ी बुक शेल्व्स थीं। दीवार की बाईं तरफ 3 मेज़ें थीं। वे काले रंग की थी और काफ़ी पुरानी लग रही थी। बीच वाला और दायां हिस्सा एक लिविंग रूम का काम कर रहा था। वहाँ एक पुराना कपड़े वाला सोफ़ा सेट था, एक कॉफ़ी टेबल, 4 रिक्लाइनर्स, 2 बेंच और 4 छोटे स्टूल थे। इस पल सोफे से एक महिला खड़ी हुई और दरवाजे की तरफ देखने लगी।
वो अपने 20 के सालों में थी और लगभग 1.8 मीटर्स लंबी थी। उसके शरीर का नाप, सिर, शरीर और पैर काफी सही था। उसका रंग थोड़ा गेहुआ था और उसके काले बाल पीछे एक पोनीटेल में बंधे हुए थे। रेजिडेंशियल जोन में दिखने वाली लड़कियों के मुकाबले उसने एक यूनिफॉर्म पहनी थी जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में उसकी नौकरी को दिखाती थी। ये ग्रे रंग की थी जिस पर एक खास कैमोफ्लाज पैटर्न था जिससे वो काफी बहादुर लग रही थी। उसके चेहरे के नैन नक्श भी इस तरह के कपड़ों के लिए काफी सही थे। उसकी भौहें घनी थी, आंखें बड़ी थीं और वो बहुत हिम्मत वाली लग रही थी। क्या तुम लोग नए टीम मेंबर्स हो? उस महिला ने चमक कर स्माइल करते हुए पूछा, लेकिन उसकी आवाज थोड़ी तेज थी। हाँ, लॉन्गवे होंग को उस अनोखे व्यक्तित्व को देखकर थोड़ी घबराहट हुई। उस महिला ने थोड़ी भौएं सिकोड़ी और कहा, थोड़ा जोर से। उसकी आवाज में एक अलग ही साफपन था और ये साफ था कि वो इंसान नहीं था जिसने कहा था, कृपया अंदर आ जाइए। लॉन्गवे होंग चौंक गया। उसे लगा कि शायद उसने अपने बड़े ऑफिसर को नाराज कर दिया है। शैंग जैनयाओ आगे बढ़ा और चिल्लाया, हाँ। उसकी आवाज कमरे में गूंजी और बाहर कॉरिडोर तक गई। वो महिला फिर से मुस्कुराई और उसने अपने कान की तरफ इशारा किया। इतना जोर से बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे बस सुनने में थोड़ी दिक्कत है, मैं बहरी नहीं हूँ। लॉन्गवे होंग ने उसकी उंगली का पीछा किया और उसके कान में चांदी की एक धातु जैसी चीज देखी। ये एक कॉक्लियर इम्प्लांट है, उस महिला ने साफ साफ कहा। उसने तुरंत अपनी मुस्कुराहट हटा दी और एक ऐसी आवाज में बोली जो एक आम इंसान से काफी तेज थी, मैं अपना परिचय दे देती हूँ। मैं तुम्हारी टीम लीडर हूँ, जियांग बाइमियान। खुद को टीम लीडर कहने के बावजूद मैं अभी D7 नहीं हूँ, मैं अभी सिर्फ D6 हूँ। जी टीम लीडर, लॉन्गवे होंग ने जोर से जवाब दिया। नमस्ते टीम लीडर। शैंग जैनयाओ काफी खुश लग रहा था। जियांग बाइमियान ने सोफे की तरफ इशारा किया और जोर से कहा, बैठो। हाँ, पहले अपना परिचय दो। शैंग जैनयाओ। जियांग बाइमियान ने जैसे ही अपनी बात खत्म की, शैंग जैनयाओ ने अपना नाम चिल्लाकर बताया। फिर उसने आराम से दरवाजा बंद किया और कुर्सी पर जाकर बैठ गया और उसके हाथ में लंच बॉक्स था। मैं लॉन्गवे होंग हूँ। मेरे पिता का सरनेम लॉन्ग है और मेरी माँ के नाम में होंग शब्द आता है। लॉन्गवे होंग ने अनजाने में अपने नाम का मतलब समझाया। फिर वो शैंग जैनयाओ के बगल वाली कुर्सी पर बैठ गया। जियांग बाइमियान बैठ गई और चारों तरफ देखने के बाद मुस्कुराते हुए बोली, क्योंकि सब लोग यहाँ हैं तो मैं थोड़े में अपनी टीम की हालत बता देती हूँ। सब लोग यहाँ हैं? लॉन्गवे होंग अचानक बोल पड़ा, क्या हम सिर्फ 4 ही हैं? एक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की टीम में कम से कम 20 लोग होने चाहिए, है ना? जियांग बाइमियान सुनने रह गई। तुमने क्या कहा? उसने कहा कि लोग बहुत कम हैं। शैंग जैनयाओ ने समझाने में मदद की। जियांग बाइमियान की तौड़ियां थोड़ी ढीली हुई और वो मुस्कुराई। हम कोई कॉम्बैट यूनिट नहीं है। कॉम्बैट यूनिट नहीं? लॉन्गवे होंग बहुत खुश हुआ। जियांग बाइमियान ने शैंग जैनयाओ की तरफ देखा और कहा, हमारी टीम का पूरा नाम है इन्वेस्टिगेशन यूनिट फॉर द कॉज ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड्स डिस्ट्रक्शन। इसे ओल्ड टास्क फोर्स के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन हम अकेले ओल्ड टास्क फोर्स नहीं है। चाहे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट हो या बोर्ड, वहाँ और भी ओल्ड टास्क फोर्सें हैं। बस उन्हें एक दूसरे की हालत के बारे में साफ साफ पता नहीं होता। याद रखना, ये सबसे जरूरी बात है। ये एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल मामला है। बार बार एक ही जांच होने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। भले ही हम नहीं जानते कि दूसरी ओल्ड टास्क फोर्स से कौन है और उनका काम कहां तक पहुंचा है, लेकिन बड़े अधिकारी हमारे साथ नए और सबसे जरूरी सबूत शेयर करेंगे। इस मोड़ पर जियांग बाइमियान रुकी और उनके चेहरे के भाव गंभीर हो गए। एक आम कॉम्बैट यूनिट के मुकाबले इन्वेस्टिगेशन यूनिट फॉर द कॉज ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड्स डिस्ट्रक्शन को ज्यादा खतरे का सामना करना पड़ सकता है। एक ही मिशन के लिए इतनी सारी छोटी टीमें क्यों हैं? इसलिए क्योंकि पुराने समय में सिर्फ एक ओल्ड टास्क फोर्स होती थी जिसमें बहुत सारे मेंबर्स होते थे। फिर एक जांच के दौरान वे पूरी तरह से गायब हो गए, कोई भी वापस नहीं आया। वो नुकसान बहुत दर्दनाक था और उसकी भरपाई मुश्किल थी। लॉन्गवे होंग का चेहरा सफेद पड़ गया। ये तो बहुत खतरनाक है। तुमने क्या कहा? जियांग बाइमियान ने बस लॉन्गवे होंग का मुंह हिलता देखा और उसे मुश्किल से कुछ सुनाई दिया। लॉन्गवे होंग ने अनजाने में शैंग जैनयाओ की तरफ देखा और देखा कि उसका चेहरा गंभीर है। शैंग जैनयाओ शांत रहा और उसका समझाने का कोई इरादा नहीं था। लॉन्गवे होंग ने एक गहरी सांस ली और चिल्लाया, ये बहुत खतरनाक है। इस तरह चिल्लाने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसकी घबराहट काफी कम हो गई है। जियांग बाइमियान ने सिर हिलाया। एक ओल्ड टास्क फोर्स एक पुराने शहर के खंडरों की जांच करने के लिए जंगल में बहुत गहराई तक जा सकती है, या फिर वो सबूत ढूंढने के लिए दूसरे गुटों के इलाकों में जा सकती है। हमें हर तरह की हालत और हर तरह के दुश्मनों का सामना करना पड़ सकता है। आप कह सकते हैं कि सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के पुराने कर्मचारी भी ओल्ड टास्क फोर्स में शामिल होने के लिए बहुत ज्यादा तैयार नहीं होते। लॉन्गवे होंग का चेहरा और भी सफेद पड़ गया। हम इतने बदकिस्मत क्यों हैं? अपने आप से बुड़बुड़ाने के बाद वो दहाड़ा, हम इतने बदकिस्मत क्यों हैं? जियांग बाइमियान ने हैरानी से चारों तरफ देखा। मैं बदकिस्मत नहीं हूँ, मुझे यहाँ भेजा नहीं गया था। हमारी ओल्ड टास्क फोर्स असल में मेरे एप्लीकेशन की वजह से बनी है। हे, मुझे शहर के खंडहरों से इतिहास खोदने में मजा आता है। मुझे दूसरे गुटों की सामाजिक हालत देखना और अलग अलग तरह के लोगों और चीजों से मिलना पसंद है।
बाईचेन जिसने चुपचाप सोफे पर बैठकर अपने बारे में सुना था अचानक बोली, मैंने किसी को तुम्हारा नाम लेते हुए सुना है। वो कहता है कि तुम एक सोशियोलॉजिस्ट हो और उसकी देवी हो। जांग बाई म्यान थोड़ा हंसी। आह, तुमने क्या कहा? मैंने तुम्हारी आखिरी बात नहीं सुनी। छोड़ो, इसे रहने दो, अपने बारे में बताओ। बाईचेन ने शैंग जान याओ और लॉन्गवे होंग की तरफ देखा और थोड़ी भारी आवाज में कहा, मैंने अपनी मर्जी से काम किया है। शायद आप बता सकें कि मैं कंपनी की सदस्य नहीं हूँ। मैं कभी जंगल में एक नोमैड थी और बाद में कंपनी ने मुझे काम पर रखा। अभी मेरे पास एक पक्के सदस्य बनने की काबिलियत नहीं है। ओल्ड टास्क फोर्स मुझे इस मकसद को जल्द से जल्द पूरा करने में और अपना एम्प्लॉय लेवल तेजी से बढ़ाने में मदद कर सकती है। जब वो समय आएगा तो मैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकती हूँ। जांग बा म्यान ने अपना सिर थोड़ा झुकाया, जैसे उन्हें बाईचेन की बातें साफ नहीं सुनाई दी। वो मुस्कुराई और पूछा, क्या वो मेरे पीछे मेरी बुराई कर रही है? हे, हमें जंगल में यकीनन बहुत सारे काम करने होंगे। हमें एक गाइड की जरूरत है जो जंगल को अच्छी तरह जानता हो और जिसने बहुत सारे गुटों और बस्तियों से बात की हो। उसकी कम उम्र पर मत जाना, उसके पास बहुत अनुभव है। ऐसा कहने के बाद जांग बाई म्यान ने शैंग जान याओ की तरफ देखा। मैंने तुम्हारी फाइल पढ़ी है। मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि तुमने ओल्ड टास्क फोर्स में शामिल होने के लिए क्यों अप्लाई किया। इसके अलावा क्या कोई और वजह है? पूरी इंसानियत को बचाने के लिए, शैंग जान याओ चिल्लाया। जांग बाई म्यान एक पल के लिए हैरान रह गई और फिर उन्होंने अपने कान को छुआ। तुमने क्या कहा? हे, दोहराने की जरूरत नहीं है। लॉन्गवे होंग, तुम हमारे साथ क्यों शामिल हुए? मुझे यहाँ भेजा गया है। मैंने इसी साल ग्रेजुएट किया है और मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है, लॉन्गवे होंग ने थोड़ा रोते हुए कहा। इसके बाद उसने अपनी बात को जोर से दोहराया। जांग बाई म्यान ने अपनी पलकें झपराईं। इतने सारे लोगों में से तुम ही अकेले हो जिसे कोई जीवन साथी नहीं मिला। सारे ग्रेजुएट्स में से शायद तुम ही अकेले हो जिसे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में, और वो भी ओल्ड टास्क फोर्स में भेजा गया है। लॉन्गवे होंग ने गंभीरता से सिर हिलाया। जांग बाई म्यान ने थोड़ी देर सोचा और हल्का सा मुस्कुराई। तुम जैसे लोगों को आमतौर पर हम चोजन वंस कहते हैं। चैप्टर 11 ट्रीटमेंट। लॉन्गवे होंग के होंठ कांपे और वो खुद पर हंसते हुए बोला, मुझे नहीं लगता कि मैं चोजन वन हूँ, बल्कि मैं तो बदकिस्मत हूँ। उसने बहुत धीरे से कहा और अपनी बात दोहराई भी नहीं। जांग बाई म्यान ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और समझने की कोशिश की कि वो क्या कह रहा है, लेकिन वो उसे साफ सुन नहीं पाई। फिर भी जांग बाई म्यान ने लॉन्गवे होंग को जोर से बोलने के लिए नहीं कहा। वो मुस्कुराई और बोली, हम हर तरह की ट्रेनिंग करेंगे, जिसमें शूटिंग, कॉम्बैट, विल्डरनेस सर्वाइवल और एक्सोस्केलेटन इक्विपमेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बायोनिक आर्मर चलाना शामिल है। अगर कोई खराब प्रदर्शन करता है और ज़रूरतों को पूरा करने में फेल हो जाता है तो मैं उसे ओल्ड टास्क फोर्स से निकाल दूंगी और उन्हें काम बदलने के लिए कह दूंगी। लॉन्गवे होंग की आंखों में चमक आ गई और उसकी निराशा गायब हो गई, लेकिन जांग बाई म्यान ने जानबूझकर उसकी तरफ नहीं देखा और अपनी नज़र शैंग जान याओ पर टिका दी। अगर हम ट्रेनिंग ही पास नहीं कर सकते तो हम दुनिया को कैसे बचाएंगे? बाईचेन जो लंबे सोफे पर बैठी थी, वो इस नौजवान को फिर से देखे बिना नहीं रह सकी। वो सोच रही थी कि क्या इसके दिमाग में कोई गड़बड़ी है। हालांकि शैंग जान याओ की शक्ल उसे पसंद थी, फिर भी उसने सोच विचार किया और जांग बाई म्यान को याद दिलाया, टीम लीडर, ट्रेनिंग कोर्स पूरा करने के बाद बेहतर होगा कि हम हर किसी की शारीरिक और मानसिक स्थिति की पूरी जांच करें। ऐशलैंड्स में अलग अलग वजहों से इंसानों का टूट जाना और मानसिक अड़चनों के संकेत दिखाना बहुत आसान होता है। इससे बहुत परेशानी होगी, इसलिए हमें ऐसी छिपी हुई परेशानियों को पहले ही खत्म करना होगा। अच्छा सुझाव है, जांग बाई म्यान ने चुटकी बजाई। बस एक ही परेशानी है, क्या तुम थोड़ा जोर से बोल सकती हो? मैंने लगभग तुम्हारी बात सुनी ही नहीं। जी टीम लीडर, बाईचेन ने अपनी भारी आवाज में जोर से जवाब दिया। जांग बाई म्यान ने संतुष्टि में सिर हिलाया और अपनी बात जारी रखी। संक्षेप में, जो भी सभी ट्रेनिंग सब्जेक्ट्स पूरे कर पाएंगे और मेरी जांच में पास होंगे, उनके आगे के मिशंस में बचने के काफ़ी अच्छे मौके होंगे। जिनकी काबिलियत ज़रूरतों को पूरा नहीं करेगी, मैं उन्हें ओल्ड टास्क फोर्स में रहने और उन खतरों का सामना करने की इजाज़त नहीं दूंगी। कंपनी के लिए मजदूरों का हर एक हिस्सा बहुत कीमती है, इसलिए जब तक आपका पूरा मूल्य नहीं निकाला जाता, तब तक वो आपको आसानी से नहीं छोड़ेगी। लॉन्गवे होंग ने चैन की सांस ली। अब उसे उतना डर और दुख महसूस नहीं हो रहा था। वो जवाब देना चाहता था, लेकिन टीम लीडर की आखिरी बात थोड़ी अजीब लगी, जिससे उसे दिल की गहराइयों में थोड़ा बुरा महसूस हुआ। बाईचेन ने थोड़ी भौहें सकोड़ी। वो सोच रही थी कि क्या टीम लीडर भी शैंग जान याओ की तरह थोड़ी पागल है? वो इतनी साफ साफ सच कैसे बोल सकती हैं? ताली ताली ताली। शैंग जान याओ ने जोश के साथ तालियां बजाईं। बहुत बढ़िया कहा। जांग बाई म्यान की मुस्कुराहट थोड़ी सख्त हो गई और उन्होंने कहा, शैंग जान याओ, मुझे तुम्हारा व्यवहार एक आम इंसान से थोड़ा अलग लग रहा है। क्या तुम ओल्ड टास्क फोर्स के लिए अनफिट तो नहीं हो?
क्या ये अच्छी बात नहीं है? जब हर कोई उदास, नकारात्मक और हताश हो, तब भी एक इंसान ऐसा है जो मुस्कुराता रहता है, वो जोश से भरा है और सबको खुश करने के लिए हर तरह की हरकतें करता है। शैंग जैन याओ ने मुस्कुराया। जैंग बाई मियन थोड़ी हैरान हुई। ये तो कहना काफी सामान्य बात है। मैं हमेशा से सामान्य रहा हूँ, शैंग जैन याओ ने सीधा खड़े होकर जवाब दिया। जैंग बाई मियन ने इसे स्वीकार किया और अचानक मुस्कुराई। तो फिर तुम सबको किस तरह से खुश कर सकते हो? शैंग जैन याओ ने एक पल के लिए सोचा और कहा, गोल्ड कोस्ट हुला डांस। अच्छा, मुझे इसका इंतजार रहेगा। वैसे तुमने ये कहाँ से सीखा? एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट के साल के आखिरी प्रोग्राम यानी परफॉर्मेंस से। अच्छा, मैंने ये नहीं देखा था। जैंग बाई मियन ने हल्के से तालियां बजाईं। उनकी बातचीत सुनकर बाई चैन का दिल तेज धड़कने लगा। वो सोचने लगी कि इस ग्रुप में शामिल होना कहीं उसकी गलती तो नहीं है। उसने नजर घुमाई और देखा कि लॉन्ग युए होंग का चेहरा भी उलझन और शक से भरा हुआ था। मेरे अलावा इस ग्रुप में सबसे सामान्य इंसान असल में ये बेवकूफ़ और डरपोक लड़का ही है। बाई चैन ने अपना स्कार्फ ऐसे खींचा जैसे वो अपना पूरा चेहरा ढक लेना चाहती हो। साल के आखिरी प्रोग्राम के बारे में बातें करने के बाद जैंग बाई मियन ने अपनी कलाई घुमाई और अपनी कलाई पर बंधी काली इलेक्ट्रॉनिक घड़ी को देखा। काफी देर हो रही है, अभी बाद में ट्रेनिंग भी है, मैं अपनी बात छोटी रखूंगी। ये देखकर कि शैंग जैन याओ, लॉन्ग युए होंग और बाई चैन सब उनकी कलाई पर बंधी घड़ी को देख रहे हैं, जैंग बाई मियन ने अपना हाथ हिलाया और कहा, मैंने इसे जंगल में एक नोमैड से 2 सोयाबीन और बीफ के टिन डब्बों के बदले बदला था। उसने भी इसे कहीं से उठाया था और ये पहले से ही टूटी हुई थी। शुक्र है, मैं फैक्ट्री जोन में एक सुपरवाइजर को जानती हूँ। मैंने कुछ कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स खर्च किए और इसे ठीक करवाने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर को ढूंढ लिया। हे, जलने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों के पास भी मौका है। जब तक आप कंपनी छोड़कर ऐशलैंड्स में कदम रखेंगे, आपके पास कबाड़ ढूंढने और कचरा उठाने का मौका होगा, है ना बाई चैन? मुझे याद है कि तुम तब एक ट्रैश हंटर थी। टीम लीडर, कृपया इतने बुरे लगने वाले शब्दों का इस्तेमाल न करें। बाई चैन ने अपना मुंह खोला, लेकिन बस एक हल्की आह निकली। र्यून हंटर, असल में मैं सच में र्यून हंटर नहीं हूँ। मैं भारी कभी जंगल में शहर के खंडरों में गहराई तक जाती हूँ। वो जगहें बहुत खतरनाक होती हैं। जंगल में मैं ज्यादातर बिखरे हुए टुकड़ों को उठाती हूँ, जैसे कि नाखून। अच्छा, मैं उन शहर के खंडरों में भी जाती हूँ जहाँ से खतरे लगभग खत्म हो चुके हैं और जो पास ही हैं। मैं उन चीज़ों को ढूंढती हूँ जो दूसरे हंटर्स को पसंद नहीं आती या जो उन्हें नहीं मिली। फिर मैं जंगल की अलग अलग बस्तियों में गाड़ी चलाकर जाती हूँ और उनके साथ संसाधनों का लेन देन करती हूँ। शैंग जैन याओ और लॉन्ग युए होंग ने सिर हिलाया, ये दिखाने के लिए कि उन्हें उसकी बात समझ आ गई है। उन्होंने जो बुनियादी किताबें इस्तेमाल की थीं, उनमें ऐशलैंड्स की सामान्य स्थिति पर ध्यान दिया गया था। उनमें से एक ने खास तौर पर र्यून हंटर के पेशे के बारे में बताया था। ये एक ऐसा काम था जो ओल्ड वर्ल्ड के तबाह होने के बाद धीरे धीरे मशहूर हुआ था। ये एक ऐसा पेशा था जिसमें जिंदा रहने के लिए सामान, किताबें, तकनीकी जानकारी, ज़रूरी कागजात और अलग अलग रसाधनों हासिल करने के लिए ओल्ड वर्ल्ड के खंडरों को ढूंढा जाता था। र्यून हंटर्स की बनावट बहुत पेचीदा थी। वहाँ पुराने सामान के शौकीन, इतिहासकार, वैज्ञानिक शोधकर्ता और बड़े गुटों के जासूस थे। हालांकि उनमें से ज्यादातर अवशेषों को ढूंढकर बेचकर गुजारा करते थे। उनमें से एक बड़ा हिस्सा पार्ट टाइम जंगली डकैत भी थे। सालों की अफरा तफरी के बाद जानकारी और सप्लाई का लेन देन करने और एक दूसरे पर भरोसा जताने के लिए र्यून हंटर्स ने एक ढीला ढाला संगठन बनाया जिसे हंटर्स गिल्ड कहा जाता था। जैंग बाई मियन ने उसकी तारीफ की। इस बार तुम्हारी आवाज़ काफ़ी तेज थी। फिर वो मुस्कुराई और बोली, असल में अब नई इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां भी बन रही हैं, लेकिन उनका उत्पादन बहुत कम है। उन्हें केवल फर्स्ट सिटी में देखा जा सकता है। मुझे हैरानी है कि मुझे फर्स्ट सिटी जाने का मौका कब मिलेगा। फर्स्ट सिटी एक शहर का नाम भी था और एक बड़े गुट का नाम भी था। पहले वाले के बारे में कहा जाता है कि ये इंसानों द्वारा ओल्ड वर्ल्ड के तबाह होने के बाद एक शहर के खंडर पर बनाया गया पहला शहर था। ये बाद वाले की राजधानी थी और बाद वाला फिलहाल ऐशलैंड्स में सबसे ज्यादा आबादी वाला और असरदार ताकत थी। जब उसने फर्स्ट सिटी का नाम सुना तो बाई चैन के चेहरे पर तुरंत उदासी छा गई, जैसे उसे कोई न भूलने वाला बीता हुआ वर्ष याद आ गया हो। उसने जैंग बाई मियन की बात नहीं काटी और बस सोफे के किनारे की तरफ सिमट गई। धप! जैंग बाई मियन ने अपने माथे पर हाथ मारा और कहा, मुझे देखो, मुझे बात छोटी रखनी थी, लेकिन मैं ये सारी फालतू बातें करने लगी। अब मुख्य मुद्दा है मुआवजा। शैंग जैन याओ, तुम्हें D1 रैंक्स दी जाएंगी। दूसरे कामों की तरह तुम्हें हर महीने 1800 पॉइंट्स मिलेंगे। हालांकि तुम्हें एक अतिरिक्त खाने का भत्ता भी मिलेगा। खाने का भत्ता इस तरह है, तुम्हें हर महीने 4 दिन की छुट्टी मिलेगी, बाकी सब ट्रेनिंग के दिन होंगे।
ट्रेनिंग के दिनों में तुम हमारे बगल में बनी छोटी कैंटीन में नाश्ता, लंच और डिनर कर सकते हो। वहाँ हर दिन मांस के 2 खास पकवान मिलेंगे, कुल आधा पाउंड। हर एक पकवान की कीमत केवल 1 कंट्रीब्यूशन पॉइंट होगी। तुम इसे एक बार में खत्म कर सकते हो या 2 बार में बांट सकते हो। अपनी छुट्टी के दिनों में तुम्हें हर दिन 25 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिलेंगे, जो आधा पाउंड कच्चे मांस के बराबर है। तुम्हें कुल 100 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिलेंगे। दूसरे शब्दों में ट्रेनिंग के दौरान, जब इसमें फील्ड ट्रेनिंग शामिल नहीं है, तुम्हें एक महीने में 1900 पॉइंट्स मिलेंगे। जब तुम एशलैंड्स में ट्रेनिंग के लिए कंपनी से बाहर जाओगे तो न केवल तुम्हारी ज़रूरत का सामान मुफ्त होगा, बल्कि तुम्हें फील्ड वर्क सब्सिडी यानी अतिरिक्त 30 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर तुम्हें चोट लगती है तो इलाज का सारा खर्चा वापस मिल जाएगा। अगर इसकी वजह से तुम अपंग हो जाते हो तो कंपनी तुम्हें मुफ्त में बायोमैकेनिकल लिम्ब ट्रांसप्लांट सर्जरी देगी। जब उन्होंने ये कहा तो जैंग बाय मियन ने लॉन्ग यूए होंग की तरफ देखा और कहा, मौत की स्थिति में तुम्हें यकीनन हर महीने 80 पॉइंट्स की पेंशन मिलेगी। संक्षेप में, D7 के नीचे हमारी टीम को उसी रैंक के किसी भी दूसरे व्यक्ति से बेहतर माना जाता है। जब तुम अपनी सारी ट्रेनिंग पूरी कर लोगे और टेस्ट पास कर लोगे तो तुम तुरंत D2 बन सकते हो। दूसरे पोस्ट्स में इसमें 1 या 2 साल या शायद उससे भी ज्यादा समय लग सकता है। पहले तो लॉन्ग यूए होंग का दिल डूब गया, लेकिन जल्द ही उसे थोड़ी खुशी महसूस हुई। आखिरकार उसकी नौकरी काफ़ी अच्छी लग रही थी। अगर वो ओल्ड टास्क फोर्स के पहले कुछ ऑपरेशंस में बच सका तो वो D6 तक पहुंच सकता है। फिर वो इस पोस्ट को छोड़ने के लिए कह सकता है। जब ऐसा होगा तो वो अपने साथियों के बीच सबसे ज़्यादा तनख्वाह वाला और ऊंचे पद वाला कर्मचारी होगा। जब तक वो मैनेजर्स के साथ नहीं रहता, वो जहाँ भी जाएगा अपना सिर ऊंचा करके चल पाएगा। जहाँ तक तुम्हारी बात है, जैंग बाय मियन ने बाई चैन की तरफ देखा और कहा, चूंकि तुम अभी तक एक पक्की कर्मचारी नहीं हो, तुम्हें पहले जैसा ही मुआवजा मिलता रहेगा। हालांकि तुम्हें खाना और फील्ड अलाउंस भी मिलेगा। जब ट्रेनिंग खत्म होगी और तुम टेस्ट पास कर लोगी तो तुम एक पक्की कर्मचारी बन जाओगी। बाई चैन के चेहरे के भाव अब नर्म हो गए थे और उसने धीरे से सिर हिलाया, ये दिखाने के लिए कि वो समझ गई है। जैंग बाय मियन ने अपने बाएं हाथ की 5 उंगलियां मोड़ी और कहा, आज सुबह की ट्रेनिंग हथियारों को पहचानना, उन्हें खोलना और उनमें गोली भरना लोडिंग की है। क्या हमने ये पहले नहीं सीखा? लॉन्ग यूए होंग के मुंह से अचानक निकल गया। ये बुनियादी शिक्षा का हिस्सा था। यूनिवर्सिटी में लड़ाई और शूटिंग जैसे जरूरी कोर्स भी थे। जैंग बाय मियन मुस्कुराई और बोली, तुमने केवल कंपनी के स्टैंडर्ड हथियारों के बारे में सीखा है। इसके बाद मैं नहीं बल्कि बाई चैन तुम्हें अलग अलग हथियारों के बारे में बताएगी, जो अलग अलग गुटों द्वारा बनाए जाते हैं और जो अलग अलग जंगलों और खंडरों से मिलते हैं। तुम्हें समझना होगा कि जब हम मिशंस पर बाहर होते हैं तो हमारे लिए अपने हथियार खो देना या कोई काम की सप्लाई न जुटा पाना बहुत आसान होता है। जब वो समय आएगा तो हमें जो भी हथियार मिलेंगे उन्हें ठीक करना होगा। हमें जो गोली मिलेगी हमें मिलने वाली गोली कैलिबर के हिसाब से ही हथियार का इस्तेमाल करना होगा। हम जो भी नई जानकारी सीखेंगे वो हमारे बचने के मौके बढ़ा देगी। ठीक है, उन्होंने तालियां बजाई। चलो बगल वाले छोटे बाथ हाउस के चेंजिंग रूम में चलते हैं और अपनी यूनिफॉर्म्स बदल लेते हैं। फिर हम रूम 15 में जाएंगे। फिर उन्होंने कॉफी टेबल पर रखे कपड़ों की ओर इशारा किया। तो ये था चैप्टर 8 से चैप्टर 11 का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। इन अध्यायों के बाद ये साफ हो जाता है कि कहानी अब और भी डार्क, लेयर्ड और मेंटली डिमांडिंग होने वाली है। आगे आने वाले चैप्टर्स में मिशंस और ज़्यादा रिस्की होंगे, कैरेक्टर्स के सीक्रेट्स धीरे धीरे सामने आएंगे और दुनिया की सच्चाई के कुछ बड़े संकेत मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगला वीडियो चैप्टर 12 to 15 पर कब चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां सर्वाइवल सिर्फ बाहर नहीं अंदर भी लड़ा जाएगा, एम्बर्स एड इन्फिनिटम के साथ।